वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत उग्र राष्ट्रीयता या उग्रवादी आंदोलन को शामिल किया जा सकता है। पूर्व में हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हुई 1885 में, और उसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को एओ ह्यूम द्वारा जो विचार दिया गया आईएनसी का, उसके अंतर्गत भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच सेतु का कार्य करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर उसी की कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार उस ड्यूरेशन में अभयदीप की अवधारणा या सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा विकसित हुई, जो तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए तो प्रासंगिक लगती है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने समय गुजारा वो राष्ट्रीय हित में कार्य करने लगी और सबसे बड़ा नेशनल मूवमेंट हमारे लिए उन्होंने खड़ा किया। और कांग्रेस की ही बदौलत है कि हमें उसी के फलस्वरूप 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। उसके पश्चात किस प्रकार से 1885 से लेकर 1905 के बीच में उदारवादी आंदोलन चला, जिसमें क्षमा याचना, शिष्टाचार, प्रतिनिधिमंडल इत्यादि के माध्यम से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे नेताओं ने अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखा और लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि वो उदारवादी जो नेता थे या उदारवादी जो विचारधारा थी, वो अंग्रेजी न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखती थी और अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान के रूप में मानती थी। इसी के इतर या इसी के विभिन्न, इसी के विपरीत जो विचारधारा आई, वो आई उग्र राष्ट्रीयता की विचारधारा या अतिवादी आंदोलन। तो इसमें हम देखेंगे यह जो विचारधारा है 1906 से लेकर 1919 तक चली, यानी कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण से पूर्व तक जो विचारधारा हम चली वो थी उग्र राष्ट्रीयता की विचारधारा। इसमें ब्रिटेन और भारत के हितों को नितांत विरोधी बताया गया कि जो भारत के हित हैं या भारतीय लोगों के जो हित हैं और जो ब्रिटिश हैं उनके हित बिल्कुल भिन्न हैं। ब्रिटिश लोग केवल अपना ही हित चाहते हैं, भारतीयों को उन्होंने दोयम दर्जे की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो उनको भगाने के लिए या उनको हटाने के लिए हमें कठोर आंदोलन की आवश्यकता है, कठोर प्रतिकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें कही थी उग्रवादी विचारकों ने, जिनमें प्रमुख नेताओं के रूप में अपन लाल बाल पाल का नाम ले सकते हैं, अरविंद घोष को भी इसमें रखा जा सकता है, जिसमें थे लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और अंतिम नाम बताया मैंने अरविंद घोष। इनका नाम ध्यान रखेंगे कि कौन से चार प्रमुख नेता उग्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने उदारवादियों को कहा कि उदारवादी जिस प्रकार की अपनी कार्यशैली अपनाई हुई थी, उनको उन्होंने उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी है कि ये जो क्षमा याचना शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति से अधिक कुछ भी नहीं है। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया, उदारवादियों की इस कार्यशैली का। और इन्होंने जो कार्यशैली अपनाई वो थी बहिष्कार, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जो भी विदेशी चीज़ें थी उन सब का बहिष्कार इन्होंने नीति अपनाई। स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी को भी इन्होंने अपनाया कि स्वदेशी से बनी हर चीज़ को खरीदो, उनको यानी कि अधिक मौका दो, यानी कि उनको खरीद के, जिससे कि वो अपने जीवन यापन कर सके और भारत देश खुद समृद्ध बन सके। एक इन्होंने शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया। तो आप जहाँ देख सकते हैं कि इनकी कार्यशैली थी बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अब हम देखेंगे कि उग्रवादी और उदारवादियों के मध्य अंतर क्या थे। एग्जाम के अंदर यहाँ आपके आ सकता है 50 शब्दों में है कि उग्रवादी और उदारवादियों के मध्य कोई चार अंतर स्पष्ट
कीजिए। तो पहला अंतर था कि उदारवादी तो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे, जबकि ये भारत के विरुद्ध मानते थे। उग्रवादी क्या मानते थे? ब्रिटिश शासन भारत के विरुद्ध है। दूसरा, उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी सरकार के अच्छे इरादों में तनिक भी विश्वास नहीं रखते थे, कि उनकी न्यायप्रियता में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तीसरा पॉइंट है, उदारवादी के साधनों प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल इत्यादि थे, जबकि उग्रवादियों के साधन थे स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला चौथा पॉइंट है, उदारवादी भारत एवं ब्रिटेन के हित विरोधी नहीं मानते थे, जबकि उग्रवादी मानते थे कि भारत और ब्रिटेन के हित पूर्णतः भिन्न हैं, एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग। पांचवा पॉइंट है, उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म और सभ्यता और संस्कृति से के समर्थक या पोषक थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। पांचवा, आप ध्यान रखेंगे कि जो उदारवादी विचारक थे वो तो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाए रखने के या फिर भारत में बने रहने के पक्षधर थे, जबकि जो हमारे उग्रवादी विचारक थे वो कहते थे कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति अनूठी है, तो ये सबसे महान है, और उसका पोषण करने में वो लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ छोटे सवालों को देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आ जाए आपकी एग्जाम में, तो आपको देखना है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। अब इससे रिलेटेड सवाल आपको ध्यान रखने, उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का, इसका मोटिव भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या कारण था जो बंगाल का विभाजन किया गया। मूलतः लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल काफ़ी बड़ा राज्य है, तो प्रशासनिक रूप से उसको चलाने में परेशानी आ रही है, इसलिए उसको दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिससे कि प्रशासन को आसानी से चलाया जा सके। लेकिन इसके पीछे मूल जो दुर्भावना थी लॉर्ड कर्जन की, वो थी कि बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी हुई थी और लोग वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अधिक कार्य कर रहे थे। तो उन चीज़ों को दबाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए दुर्भावनावश क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अगला है सूरत विघटन। सूरत विघटन भी एक बड़ा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है 50 शब्दों में, कि सूरत विभाजन को समझाइए। ये मूलतः कांग्रेस के जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होते थे 1885 के बाद लगातार, उसी की कड़ी में सूरत में हुआ उग्रवादी और उदारवादियों का क्या था? आपस में वैचारिक मतभेद के कारण हुआ विघटन था, जिसमें उग्रवादियों ने इस पर विजय प्राप्त की और उदारवादियों को गौण कर दिया। और ये विभाजन हुआ था 1907 में। जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 1907 में सूरत की अधिवेशन के दौरान, उसमें उग्रवादी और उदारवादी विचारधाराओं में मतभेद था, जिसमें उग्रवादी विचारधारा ने उदारवादी विचारधारा को गौण करते हुए उन पर सर्वोपरियता प्राप्त की। अब आप देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या था, एग्जाम में आपके आ सकता है। अब आपको पहले देखना पड़ेगा कि स्वदेशी और बहिष्कार ये दो किसके साधन थे? उग्रवादियों के दो साधन थे, स्वदेशी और बहिष्कार। 1905 में बंगाल विभाजन या बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के तरीके को अपनाया गया, जो विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई, जिसे यानी पहली बार इसको अधिक व्यापक दृष्टि से हम देख सकते हैं बंग भंग के समय। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो ये उस समय लोकप्रिय हुआ। विदेशी वस्तुओं और कपड़ों की सामूहिक रूप से होली जलाई गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान पदों और उपाधियों का व्यापक रूप से त्याग किया गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया गया तथा राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। यानी इसी में राष्ट्रीय शिक्षा भी छुपी हुई है। विदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने वाले, विदेशी संस्थाओं में भागीदारी करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। तो आप देखेंगे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद लोगों में स्वदेशी को अपनाने पर अधिक
लोकप्रियता रही और बहिष्कार करने पर, यानी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का भी उन्होंने तरीका अपनाया। अब आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन के दमनकारी कृत्य, यानी लॉर्ड कर्जन के क्या दमनकारी तत्व थे। सर्वाधिक लोकप्रिय वायसरायों में लॉर्ड कर्जन का नाम आता है, जिन्होंने 1899 में कलकत्ता नगर निगम पास कर निगम में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉर्ड कर्जन ने, एक तो बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा 1899 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है की गई, लेकिन उसमें भारतीय अधिकारियों या भारतीय कर्मचारियों की संख्या घटाकर क्या कर दी गई, आधी कर दी गई, तो ये भी एक दमनकारी तत्व था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर सिंडिकेट और सीनेट में भारतीयों की संख्या को भी घटा दिया गया। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। तो ये लॉर्ड कर्जन के दुर्भावनापूर्ण कृत्य थे या दमनकारी कृत्य थे, जिनसे भारतीय जनता आहत हुई। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1904 में इन्होंने प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम पास किया, जिससे जो देसी समाचार पत्र थे उनकी स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। तो आप देखेंगे 1899 का आपका कलकत्ता नगर निगम की स्थापना, उसके बाद 1904 का प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम और 1904 का ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिनके माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी और भारतीय लोगों की संख्या घटा दी गई। और अंतिम रूप से आप देख सकते हैं 1905 का बंगाल विभाजन दमनात्मक पूर्ण कार्यों में हम मान सकते हैं। अब अंतिम एक सवाल देख लेते हैं, उग्रवादी राष्ट्रवाद की प्रतिगामिता, यानी कि इसका क्या, इसके परिणाम स्वरूप क्या हमें प्राप्त हुआ। उग्रवादी हिंदू पुनरुत्थान वाद और संस्कृति नवजागरण के परिणाम थे और इनके द्वारा राजनीतिक साथ धर्म को समन्वित किया गया, तथा इसमें संदेह नहीं कि धर्म समन्वित होने के कारण उग्रवाद ने हिंदुओं में देश प्रेम की अपूर्व धारा का संचार किया, लेकिन राजनीति के साथ धर्म का यह समन्वय निर्दोष नहीं रह सका और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मुसलमानों में उदासीनता आ गई और ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन का मुसलमानों के कान भरने के लिए खूब उपयोग किया। बिल्कुल ठीक है। देखो, जब राजनीति धर्म से मुक्त होती है तो वो विशुद्ध राजनीति कहलाती है, लेकिन जब धर्म युक्त राजनीति का प्रयोग किया जाता है तो उसका एक तरफ तो फायदा बढ़ जाता है कि एक विशेष वर्ग या विशेष धर्म उसमें अपने आप को अधिक पाता है, अधिक रूप से ये पाता है कि वो राष्ट्रीय धारा में जुड़ जाए, लेकिन एक वर्ग या एक धर्म या अन्य धर्म उसमें उदासीन हो जाते हैं और उसके इतर चले जाते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं। और यही हुआ जब उग्रवादियों ने हिंदू धर्म को अधिक महत्व दिया और हिंदू तो उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अधिक जुड़ गए और उन्होंने अपने लहू से भी बलिदान देकर यह सब तरीके से देश हित में कार्य किए, लेकिन मुसलमान एक अलग ही दिशा में चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनका साथ देकर, उनके कान भरकर भारतीय आंदोलन से उन्हें विमुख, राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख कर दिया। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे।